गर्मी में नदी किनारे गरीब बहू की ठंडी रसोई और घर। गांव के पुराने कुएं पर सुबह के समय बिंदिया और विपाशा अपने अपने घड़े लेकर पानी भरते हुए। विपाशा, ये गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे होगा। अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं और सूरज सिर पर चढ़ने लगा है। दिन भर कैसे कटेगा भगवान ही जाने। सही कह रही हो बिंदिया बहन, मेरी तो रसोई भी बहुत गर्म है। जब मैं दोपहर में खाना बनाने अंदर जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भट्टी में घुस गई हूँ। कल तो खाना बनाते बनाते मुझे चक्कर ही आ गए थे। काश हमारे पास कोई ठंडी रसोई होती जहाँ आराम से खाना बन पाता। तभी वहाँ राधिका और ममता अपने अपने खाली घड़े लेकर पानी भरने पहुँचती हैं। आओ आओ ममता बहन, आओ राधिका बहन, कुएं से पानी लेने आ ही गई तुम दोनों। हाँ बिंदिया बहन, सोचा जल्दी से पानी भर लूं। दोपहर में तो रास्ते पर चलना भी दूभर हो जाता है। हाँ सही कहती हो बहन, जल्दी जल्दी भर लो सभी लोग पानी। थोड़ी भी देर हो जाएगी तो धूप और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तो इस कुएं में भी पानी ज्यादा नहीं बचा है, धीरे धीरे पानी सूख रहा है। अरे सही कह रही हो विपाशा बहन, इस भयंकर गर्मी की वजह से घर के हालात बेहाल है। गर्मी में तो इंसानों की हालत खराब है। इस कुएं बेचारे का क्या दोष। मेरे बेटे विनय और बेटी रिया की तबीयत भी इसी गर्मी की वजह से बार बार खराब हो रही है। बातें करते हुए ममता और राधिका घड़ों में पानी भरती हैं। पानी भरकर वो दोनों अपने अपने घड़े उठाती हैं और गांव की तरफ अपने घर के रास्ते पर लौट जाती हैं। रास्ते में एक सब्जी के खेत को देखकर ममता राधिका से, माँ जी देखिए ना, इस सब्जी के खेत में कितनी हरी हरी सब्जियां लगी हुई है। तुरई, लौकी, भिंडी, टमाटर, करेले, कद्दू, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ममता, सचमुच ये सब्जियां बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी उस सब्जी के खेत का मालिक आता है और उन्हें अपनी सब्जियों को घूरता देखकर गुस्सा करते हुए, अरे ये क्या लगा रखा है तुमने? क्यों मेरी सब्जियों को घूर घूर कर नजर लगा रही हो तुम लोग? हाँ, गरीब कहीं के, बस दूसरों की चीजें देखकर उन पर आंखें ही गड़ा लेते हैं। चलो जाओ यहाँ से। ममता और राधिका दोनों को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। वो जैसे ही अपने छोटे से कच्चे मिट्टी के घर में पहुंचती हैं, ममता का 6 साल का बेटा विनय और 8 साल की बेटी रिया दौड़ते हुए उसके पास आकर, मम्मी आ गई हो तुम? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे माँ, मैं तो सुबह से गर्मी की वजह से कुछ नहीं खाया है। अब जल्दी से खाना बना दो वरना मुझे चक्कर आ जाएगा। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ, तुम दोनों घबराओ मत, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। ममता और राधिका पानी के घड़े रसोई के पास रखती हैं। घर के हॉल में ससुर राजीव, बड़ा भाई माखनलाल और छोटा भाई ईश्वर चंद बैठे हुए थे। हाँ बहू, खाना बना लो जल्दी जल्दी, नहीं तो थोड़ी देर में धूप और बढ़ जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर कितना छोटा है और इस वजह से बाहर ही रसोई बनानी पड़ी है। हाँ पिताजी, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो मैं जल्दी से कुएं से पानी लेकर आ गई हूँ ताकि धूप तेज होने से पहले खाना तैयार हो जाए। पर काश हमारे पास एक ठंडी रसोई होती। बहू, मैं चूल्हा जलाने में या सब्जी काटने में कुछ मदद करवा दूं तुम्हारी? नहीं माँ जी, आप आराम से बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। ममता खाना बनाने का सामान लेकर बाहर चूल्हे के पास जाती है और आग जलाने लगती है। सास राधिका दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती है। तभी राधिका को पिछला समय याद आने लगता है। कुछ समय पहले घर के अंदर चूल्हा जल रहा था, चारों तरफ धुआं भरा हुआ था। राजीव को धुएं की वजह से बहुत तेज खांसी आ रही थी। छोटा बच्चा विनय भी धुएं से बड़ा परेशान हो रहा था। हे भगवान, इस चूल्हे के धुएं ने तो जान ही निकाल रखी है। अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुझे भी बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, अंदर इतनी गर्मी लग रही है कि बैठा नहीं जा रहा। जैसे ही मैं ये चूल्हा जलाती हूँ वैसे ही पूरा कमरा तपने लगता है। ममता जल्दी जल्दी खाना बनाकर चूल्हा बुझाते हुए, ससुर जी खाना बन गया है, मैं जल्दी से ये चूल्हा बुझा देती हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और धुआं बढ़ गई है। हाँ बहू, जल्दी बुझा। गर्मी में जब ये चूल्हा अंदर जलता है तो सचमुच जान निकलने लगती है। तभी अचानक राजीव को खांसी आने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। राधिका जल्दी से उसे अस्थमा का पंप देती है। राजीव उसे यूज करता है और तब उसे राहत मिलती है। ये सब देखकर ममता, पिताजी आपको अस्थमा है, आपके लिए ये धुआं और गर्मी घातक हो सकती है। अब कल से मैं बाहरी मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी, वही खाना बनेगा। हे भगवान, हमारे जीवन में कब तक ये मुसीबतें रहेंगी? समझ नहीं आता कि कैसे और कब इस भयंकर गर्मी और गरीबी की मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा। काश हमारी रसोई ठंडी हो पाती। ममता बाहर तेज धूप में जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सारा खाना अंदर कमरे में ले आती है। सब लोग चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना देखकर विनय,
रोज रोज वही दाल चावल और रोटी। माँ कुछ तो अच्छा खाना खिलाओ। हाँ माँ, इस गर्मी में ये सब खाने का मन नहीं करता। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, पर क्या करें, आजकल इस भयंकर गर्मी की वजह से बाहर मजदूरी भी ठीक से नहीं मिल रही है। जैसे ही मुझे और ईश्वर को काम के पूरे पैसे मिलेंगे, हम तेरे लिए अच्छा खाना बनवाएंगे। अभी फिलहाल जो बना है वही खा ले बेटा। बच्चे तो बच्चे हैं, इस गर्मी के मारे सूखी रोटी निगली नहीं जा रही। बहू थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च की चटनी सिलबट्टे पर पीस कर खिला दे, 2 रोटियां गले से नीचे उतर जाए। ममता उठकर जाती है और अंदर रखे सिलबट्टे पर मिर्च की चटनी पीसने लगती है। चटनी पीसते हुए मिर्च के तीखेपन से ममता के हाथ और आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं। पता नहीं इस भयंकर गर्मी के साथ साथ इस गरीबी की मुसीबत से हमें कब छुटकारा मिलेगा। काश हमारे पास भी एक ठंडी रसोई होती जहाँ ये आंखें और हाथ ना जलते। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दो कि इन सब मुसीबतों से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। ममता जैसे तैसे चटनी पीस कर लाती है और सबको परोसती है। सभी लोग चटनी के साथ खाना खाते हैं। खाना खत्म करके दोनों भाई काम के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों भाई जमींदार के बड़े अनाज के गोदाम पहुंचते हैं। उन्हें देखकर जमींदार गुस्सा करते हुए, अरे तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए हो? हाँ, आधे दिन की धूप चढ़ गई है और तुम लोग अब आ रहे हो। सेठ जी, बाहर धूप बहुत तेज है। हम दोनों घर से पैदल चल कर आ रहे थे। रास्ते में इतनी तपन थी कि थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की छाई में बैठ गए थे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी ये दलीलें सुनने की कि तुम छाई में बैठे थे या धूप में। चलो जल्दी जल्दी काम पर लगो। माखनलाल और ईश्वर चंद बिना कुछ बोले भारी भारी अनाज के बोरे अपनी पीठ पर उठाने लगते हैं। वो एक एक करके बोरों को धूप में खड़े ट्रक पर लाद रहे हैं। दोनों भाई मजदूर हैं और इस जमींदार के नीचे बहुत कम पैसों में कड़ी मजदूरी करते हैं। भैया, बहुत तेज प्यास लग रही है, गला सूखकर कांटा हो गया है। थोड़ी देर रुककर वहाँ मटके से पानी पी ले क्या? ठीक है छोटे, चल जल्दी से 2 घूंट पानी पी लेते हैं। ईश्वर चंद जैसे ही मटके के पास जाकर पानी पीने लगता है, जमींदार वहाँ आकर जोर से चिल्लाते हुए, अरे जल्दी करो, तुम लोग बहुत आलसी हो गए हो। ऐसे सुस्त तरीके से काम करोगे तो मैं तुमको एक ढेला पैसा नहीं दूंगा। वैसे भी आज तुम लोग घर से लेट आए हो, इसलिए तुम दोनों की आधी मजदूरी कटेगी। दोनों भाई डर जाते हैं और बिना पानी पिए ही जल्दी जल्दी भारी बोरे उठाने के काम में लग जाते हैं। कड़ी धूप में काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को जमींदार दोनों को बुलाकर कुछ पैसे हाथ में थमा देता है, जिसे देखकर माखनलाल, साहब हमारी मजदूरी काट कर मत दो, वैसे ही हम बहुत गरीब हैं। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी बीमार रहते हैं, इतनी कम मजदूरी में कैसे गुजारा होगा। देखो ज्यादा बकवास मत करो माखन, काम करना है तो इसी पैसे में करो, नहीं तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता नापो अपना। माखन और ईश्वर चंद चुपचाप कटी हुई मजदूरी के पैसे लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उनके साथ उनका एक और साथी मजदूर माधव भी चल रहा था। तीनों आपस में बातें करते हुए, इस पूरे इलाके में जमींदार के सिवा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो हमें काम दे सके। वो जानता है हमारी मजबूरी, इसीलिए वो बहुत कम पैसे देता है और बात बात पर डांटता है। पर अब करें तो क्या करें भैया, हमारी किस्मत ही ऐसी है, जमींदार के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता। ईश्वर जरा रुक, मुझे मेडिकल स्टोर से पिताजी की दवाई खरीदनी है। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। माखनलाल मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपने पिता के लिए दवाइयां खरीदता है। दवाई खरीदने के बाद माखन के हाथ में बहुत थोड़े से पैसे बचते हैं। वो वापस ईश्वर के पास आकर, ईश्वर देख, दवाई खरीदने के बाद अब बहुत ही कम पैसे बचे हैं, इतने में कोई अच्छी सब्जी तो आएगी नहीं। ऐसा करते हैं कि थोड़े से दाल और चावल खरीद लेते हैं, रात को घर में खिचड़ी बन जाएगी। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा, खिचड़ी ही बन जाएगी, पेट तो भरेगा कम से कम। दोनों भाई दाल और चावल खरीदते हैं और शाम ढलते ही अपने घर पहुंच जाते हैं। माखनलाल और ईश्वर चंद घर में जाकर दवाई और दाल चावल का पैकेट अपनी माँ के हाथ में देते हुए, माँ, जमींदार ने हमारी आधी मजदूरी काट ली क्योंकि हम दोपहर में थोड़ा देर से पहुंचे थे। बस यही थोड़े से पैसे बच पाए जिससे मैं पिताजी के अस्थमा की दवाई ले आया हूँ और ये थोड़े से दाल चावल हैं। आज के लिए बस यही हो पाया है। कोई बात नहीं जी, आज जो भी मिल पाया उसी में संतोष करना होगा। ममता राशन लेकर बाहर जाती है और चूल्हा जलाकर सभी के लिए खिचड़ी बनाती है। चूल्हे की आंच और उमस की वजह से ममता का सिर जोर से चकराने लगता है।
वो जैसे ही पतीली उतारने वाली होती है कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसे देखकर राधिका दौड़कर उसके पास आते हुए, अरे ममता बहू, क्या हुआ तुम्हें? माखन, ईश्वर, राजीव जी, जल्दी आओ, देखो बहू अचानक जमीन पर गिर गई। राधिका की आवाज सुनकर माखन और राजीव दौड़कर बाहर आते हैं। माखन जल्दी से उसे उठाकर अंदर लाता है और सुला देता है। फिर वो डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं और उसे इंजेक्शन देते हुए, देखिए, भयंकर गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से इन्हें चक्कर आया है। आपको अपनी रसोई को ठंडी करने का कोई जुगाड़ करना चाहिए, वरना ये गर्मी किसी दिन भारी पड़ सकती है। फिलहाल तो मैंने दवाइयां दे दी, ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। तब राधिका ममता से, बहू अब तुम चुपचाप जाकर चटाई पर बैठ जाओ, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ। राधिका जाकर चूल्हे के पास बैठती है और बची हुई रोटियां सेकने लगती है। खाना तैयार होने के बाद राधिका खुद अपने हाथों से राजीव, बच्चों और दोनों बेटों को खाना परोसती है। सबको खिलाने के बाद आखिरी में ममता और राधिका भी थोड़ा सा खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद ममता अपनी सास से, माँ जी, घर के अंदर तो बहुत घुटन है, चलो आज हम सब बाहर आंगन में बैठते हैं, शायद थोड़ी ठंडी हवा चले तो अच्छा लगेगा। पूरा परिवार रात को बाहर आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाता है। तभी रास्ते से गांव के दो मजदूर मुन्ना और काली आपस में बातें करते हुए वहां से गुजर रहे होते हैं। भाई काली, सच कह रहा हूँ, जब से मैंने दूसरों के खेतों में बधुआ मजदूरी करना छोड़ा है, मेरा जीवन सुधर गया है। पहले दूसरों के खेतों में दिन रात खटता था यार, फिर भी 2 वक्त के खाने के लिए तरसता था। लेकिन जब से अपने छोटे से खेत में खुद काम करने लगा हूँ ना, मुनाफा भले कम हो, पर कम से कम पूरा परिवार भर पेट खाना तो खा रहा है। हाँ भाई मुन्ना, तुम्हारी बात 16 आने सच है। इसीलिए तो बस मैं भी इसी जुगाड़ में लगा हूँ कि कहीं से थोड़े पैसे इकट्ठा करूँ और अपना खुद का एक छोटा सा खेत खरीद लूँ। अपने खेत में काम करने का सुख ही कुछ और है। मुन्ना और काली की बातें सुनकर ममता अपनी सास से, माँ जी, हमारे पास भी तो अपनी खुद की जमीन है ना? हाँ बहू, हमारी अपनी जमीन है। उस नदी के किनारे हमारा एक खेत है, लेकिन वो खेत किसी काम का नहीं है। वहाँ जमीन पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ भरे पड़े हैं, इसी वजह से वहाँ आज तक कोई फसल नहीं उग पाई। वो बंजर जैसा ही पड़ा है। राधिका की बात सुनकर ममता चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम राजीव घर आकर सभी लोगों से, एक बहुत अच्छी खबर है, मेरे पुराने दोस्त अरविंद की बेटी आरती का रिश्ता हमारे छोटे बेटे ईश्वर के लिए आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है राजीव जी। मैंने भी आरती को 1-2 बार गांव के उत्सव में देखा है। वो दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही समझदार और गुड़ी भी है। तो फिर तय रहा, कल ही हम सब मिलकर अरविंद के घर आरती को देखने चलते हैं। अगले दिन सभी लोग आरती के घर जाते हैं। वो आरती को देखते ही रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के भीतर ईश्वर और आरती की शादी बड़े ही सादगी से संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद नई दुल्हन आरती अपने ससुराल आ जाती है। घर में जगह कम होने के कारण उसे आराम करने के लिए अंदर भेज दिया जाता है। अगली सुबह घर में आरती की पहली रसोई का समय है। जेठानी ममता सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा करती है और फिर राधिका के पास आकर, माँ जी, सुबह के 8 बज गए हैं, आरती अभी तक अंदर उठी नहीं क्या? हाँ बहू, नहीं आई है, थक गई होगी, बस आती ही होगी, तो चिंता मत कर। चलो अच्छा हुआ कि ईश्वर की शादी हो गई। अब घर में देवरानी आ गई है तो खाना वो बनाएगी। कम से कम मुझे तो अब इस तपती गर्मी में बाहर धूप में खड़े होकर खाना बनाने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तभी विनय और रिया दौड़कर अंदर आते हुए, माँ, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, मेरा सिर घूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें अभी हवा कर देती हूँ। ममता कोने में रखा एक बड़ा सा खड्डा उठाती है और विनय और रिया को हवा करने लगती है। तभी नई दुल्हन आरती तैयार होकर कमरे से बाहर आती है और राधिका के पैर छूती है। खुश रहो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें पूरे परिवार के लिए खाना बनाना है। जी माँ जी, आप बस मुझे बता दीजिए कि हमारी रसोई कहाँ है। ममता आरती को बाहर लाकर वहाँ बना रखा चूल्हा दिखाते हुए, आरती ससुर जी को दमा की बीमारी है और धुएं की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए खाना यही बनता है। अब आरती खाना बनाने का सामान लेकर बाहर तेज धूप में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती है और फूंकनी से फूंक फूंक कर चूल्हे में आग सुलगाने लगती है। धुआं उसकी आंखों में भर जाता है और गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है।
और माँ जी ने मुझे बाहर इस कड़कती धूप में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोल दिया। भला इतनी तेज तपन में कोई बाहर खड़े होकर कैसे खाना बना पाएगा? मेरी तो चमड़ी जल रही है। काश यहाँ कोई ठंडी रसोई होती। तभी रास्ते से मोहिनी और कोमल हाथ में घड़े लिए कुएं की तरफ जा रही होती हैं। वो नई दुल्हन आरती को धूप में खाना बनाता देख आपस में फुसफुसाते हुए, अरे कोमल, देखो तो जरा इस घर के लोगों को, आते ही बेचारी नई दुल्हन को भी इन्होंने इस तपते चूल्हे पर झोंक दिया। हाँ बहन, सही कह रही हो। इनका टीन का छोटा सा घर है जिसमें दिन भर आग बरसती है। अंदर बहुत गर्मी होती होगी, इसीलिए इन्होंने बाहर चूल्हा बनाया है। मोहिनी और कोमल बातें करते हुए आगे निकल जाती हैं। आरती उनकी बातें सुन लेती है पर कुछ कहती नहीं। वो जैसे तैसे पसीने से लथपथ होकर खाना पूरा करती है। खाना बनाने के बाद जैसे ही वो चूल्हे के पास से उठती है, उसका सिर घूमने लगता है। बाप रे, इतनी भयानक गर्मी लग रही है कि मेरा दम घुट रहा है। आरती दौड़कर बाल्टी के पास जाती है और अपने सिर पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेती है। वो पूरी गीली हो जाती है। फिर वो सारा खाना अंदर लाकर रख देती है और चटाई पर बैठ जाती है। उसे देखकर राधिका, क्या हो गया आरती बहू, तुम ऐसी गीली होकर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? माँ जी, मैं इतनी तेज धूप में बाहर खाना बना रही थी जिसकी वजह से मेरा दम घुट रहा है और बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। बोलते बोलते अचानक आरती का जी मचलाने लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखती है और भागकर बाहर नाली की तरफ जाती है, जहाँ उसे बहुत तेज उल्टियां होने लगती हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली विमला आरती को उल्टी करता देख राधिका के पास आकर, अरे राधिका बहन, ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? अरे भाई, अपने घर में एक ठंडी रसोई क्यों नहीं बनवा लेती? इस कड़कती गर्मी में नई दुल्हन से बाहर धूप में खाना बनवा रही हो? अरे विमला बहन, हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम कब की एक ठंडी रसोई बनवा लेते। विमला राधिका की बात सुनकर हमदर्दी जताती हुई वहां से चली जाती है। आरती अपनी उल्टियां साफ करके थकी हारी हालत में अंदर कमरे में आती है। इसके बाद पूरा परिवार रूखा सूखा खाना खाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आरती रोज बाहर खाना बनाकर परेशान होती है और भयंकर गर्मी के कारण कभी विनय, कभी रिया, कभी ससुर तो कभी खुद आरती की तबीयत खराब होती है। किसी को चक्कर आते हैं तो कोई बेहोश हो जाता है। एक सुबह राधिका अपनी बहुओं के साथ कुएं पर पानी भरने पहुंचती है। वहां लगी औरतों की बहुत लंबी लाइन को देखकर ममता अपनी सास से, माँ जी, अगर हम इतनी लंबी लाइन में लगेंगे तो पानी भरते भरते दोपहर हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। हमारे खेत के पास जो नदी बहती है, क्यों ना हम वहाँ से पानी ले आए। राधिका आरती की बात मान जाती है और वो तीनों नदी की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में आरती की नजर अपनी बंजर जमीन पर जाती है। माँ जी, ये देखिए, हमारी जमीन पर कितने बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। क्या यही हमारी खेत है? खेत से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही सुंदर नदी बहती दिखाई देती है। तीनों नदी के किनारे पहुंचती हैं और ठंडी छांव में घड़े रखकर नदी के ठंडे पानी में अपने पैर धोती हैं। इसके बाद वो दोनों नदी के साफ पानी में नहाती हैं और धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाते हुए, बहुत दिनों बाद इतनी ठंडक महसूस हुई है। पर अब शाम होने वाली है, हमें घर भी तो समय पर जाना है ना। हाँ दीदी, चलना तो है, पर माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। हमारे ये जो खेत है, हम इन पर खेती क्यों नहीं करते? बहू, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, मिट्टी कठोर हो चुकी है, इसलिए इसमें खेती नहीं होती है। अरे माँ जी, आपको पता है जिन खेतों में ऐसे बड़े पत्थर होते हैं वहाँ खेती इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब हम कोई बीज बोते हैं तो पत्थरों के दबाव के कारण वो बीज बाहर उग नहीं पाते। अगर हम सब मिलकर थोड़ी मेहनत करें और इन बड़े बड़े पत्थरों को हटा दें और उसके बाद यहाँ पर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद डालें और बीजों को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से उगाएं तो यहाँ बहुत अच्छी फसल उग सकती है। ममता और राधिका आरती की बात बड़े ध्यान से सुन रही होती हैं। राधिका हैरान होकर आरती से, बहू, तुझे खेती बाड़ी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? माँ जी, आप जानना चाहती है कि मुझे ये सब कैसे पता, तो सुनिए। आरती अपने हाथ में कॉलेज की डिग्री लेकर दौड़ती हुई अपने घर आती है, जहाँ उसकी माँ कांति और पिता केशव बैठे हुए हैं। माँ, पिताजी, मैंने एग्रीकल्चर के ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आज मैं ग्रेजुएट हो गई। ये रही मेरी डिग्री। हाँ हाँ बेटी, बहुत बधाई हो। तेरे पिताजी ने तेरी शादी के बाद में राजीव जी के घर पक्की कर ली है। अब तू ग्रेजुएट हो गई है तो जल्दी से शादी करके अपने ससुराल जा। ओहो माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा सपना क्या है। मैंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई इसलिए की है क्योंकि मेरा सपना है कि मैं खुद खेतों में आधुनिक तरीके से खेती करूं, खेत से अच्छा मुनाफा कमाऊं और अपना एक बड़ा नाम बनाऊं। बेटा, अब ये सब सपने तू अपने ससुराल में जाकर पूरे करना। अच्छा बेटा, तू इतनी पढ़ी लिखी है, चल ठीक है, अगर तुझे इतना नॉलेज है तो इस बारे में हम घर चलकर आराम से बात करेंगे। अभी रात होने वाली है, घर चलते हैं।
तीनों पानी के घड़े लेकर घर वापस आ जाती हैं। आरती धूप में पैदल चलकर आई होती है, इसलिए जैसे ही वो घर के अंदर पानी की गुंडी मटका रखती है, उसका सिर चकरा जाता है। ईश्वरचंद दौड़कर उसे संभालते हुए, आरती क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, धूप की वजह से बदन टूट रहा है। वैसे आइए बैठिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पिताजी भैया, अगर हम सब मिलकर नदी किनारे वाले खेत के सारे पत्थर हटा दें और वहाँ वैज्ञानिक तरीके से जैविक खाद डालकर सब्जियों की खेती शुरू करें, तो हमारी किस्मत बदल सकती है। नदी पास में ही है, तो पानी की भी कोई कमी नहीं होगी। भाई, हमारी छोटी बहू पढ़ी लिखी और समझदार है। अगर वो ऐसा करना चाहती है और उसे इस काम का पूरा भरोसा है, तो हम सब भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरा परिवार अगले दिन लाठी और कुदाल लेकर नदी किनारे अपने खेत पर पहुंच जाता है। सब लोग मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और जमीन पर बिखरे पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर खेत के किनारे लगाते हैं। छोटे, तू यहीं रुककर खेत का काम संभाल, मैं बाजार मजदूरी करने जाता हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए रोज का कमाना भी तो जरूरी है। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं यहाँ का काम देखता हूँ। माखन मजदूरी पर चला जाता है। बाकी सब दिन भर मेहनत करके सारे पत्थर हटा देते हैं। आरती अपने पास रखे कुछ पैसे ईश्वर को देते हुए, ये लीजिए कुछ पैसे, आप बाजार जाइए और अच्छे किस्म के बीज और जैविक खाद लेकर आइए। माँ, पिताजी, मैं और रिया भी खेती करने में आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ बच्चों, तुम भी करना। ईश्वर बाजार से बीज लाता है। आरती के कहे अनुसार वो लोग नदी से खेत तक एक छोटी नाली खोदते हैं और खेत के किनारे एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं। नदी का पानी नाली से होते हुए गड्ढे में आता है और वहाँ से डिब्बों से उठाकर पूरे खेत को सींच देते हैं। माँ जी, नदी का ये किनारा खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा उगाने के लिए सबसे अच्छा है, और बाकी हिस्से में हम बैंगन, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज और अदरक उगाएंगे, और करेला, कद्दू और लौकी की बेल भी। वो लोग खेत में सारे बीज लगा देते हैं। शाम होते होते सब लोग काम करके बुरी तरह थक जाते हैं। बाप रे, काम करते करते कमर टूट गई। अब वापस घर जाकर उतनी गर्मी में बाहर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, सोचकर ही डर लग रहा है। माँ जी, क्यों ना हम यही नदी किनारे अपने खेत के पास अपनी एक छोटी सी रसोई बना ले? घर में तो वैसे भी जगह कम है। हाँ बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ रसोई बनेगी कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे पिताजी, पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ पास के जंगल से हम बांस की लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और सूखी घास फूस का छप्पर डालकर एक ठंडी रसोई तैयार कर लेते हैं। अब सभी लोग पास के जंगल जाकर वहाँ से बांस और घास लेकर आते हैं और बांस को गड़ा गड़ा कर एक बेस तैयार करते हैं और ऊपर छप्पर डालकर एक ठंडी रसोई बना लेते हैं। फिर ममता और आरती अपने घर जाकर रसोई का सारा सामान ले आती हैं और अपनी नई ठंडी रसोई में खाना पकाती हैं। रात को माखन भी काम से लौट आता है और ठंडी रसोई देखकर बड़ा खुश होता है। पूरा परिवार वहाँ बैठकर खुश होकर खाना खाता है। खाना खाकर विनय, माँ, यहाँ पर खाना खाना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। अब हम रोज यही खाना खाएंगे। अब उनका ये रोज का नियम बन जाता है। वो रोज रोज खेत आते हैं, सब्जियों को पानी देते हैं और वहीं ठंडी रसोई में खाना बनाते हैं। धीरे धीरे उनके खेत की सब्जियां बड़ी हो जाती हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा, बैगन, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज और अदरक, ये सब उगाता है। करेला, कद्दू और लौकी की बेलें सब कुछ अच्छी तरह से उग जाती हैं और अब वो लोग अपनी उगाई सब्जियां ठंडी रसोई में पकाकर खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव की कुछ बूढ़ी औरतें उनका खेत और उनकी रसोई वहां देखने आती हैं। अरे राधिका, हमने पूरे गांव में सुना है कि तुम्हारी बहू ने नदी किनारे एक बहुत ही ठंडी और सुंदर रसोई बनाई है और साथ ही खेतों में सब्जियां भी उगी है। जरा हमें भी तो दिखाओ। आइए आइए चाची जी, पहले आप हमारे खेत देखिए। ये देखिए, इधर तरबूज और खरबूज लगे हैं, वहाँ ककड़ी, खीरा और ताजे टमाटर उगे हैं। ममता और आरती सभी मेहमान औरतों को अपने खेत दिखाने के बाद अपनी ठंडी रसोई में बिठाती हैं और अपने खेत की ताजी ककड़ी का रायता और कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिलाती हैं। भाई वाह राधिका, तेरी बहुओं के हाथों में तो जादू है। इस ठंडी रसोई में बैठकर ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर तृप्ति मिल गई। बातें करने के बाद औरतें वापस जाने लगती हैं। तब आरती उन्हें रोककर कुछ सब्जियां देते हुए, चाची जी, आप लोग खाली हाथ मत जाइए, ये हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी ताजी सब्जियां अपने घर ले जाइए। गांव की औरतें खुश होकर सब्जियां लेकर चली जाती हैं। अगले ही दिन वो औरतें अपने साथ 8-10 और महिलाओं को लेकर
दोबारा खेत पर आ धमकती हैं। अरे राधिका बहन, कल तुम्हारी बउआ ने जो ताजी सब्जियां दी थी वो इतनी मीठी और टेस्टी बनी कि क्या बताए, पूरे घर ने उंगलियां चाट ली। हमें भी ये सब्जियां चाहिए, हमें भी 2-2 किलो बैंगन और टमाटर दे दो, हम इसके बदले तुम्हें पूरे पैसे देंगे। आरती और ममता खुश होकर सबको सब्जियां देती हैं और सभी महिलाएं उन्हें पैसे दे देती हैं। औरतों के जाने के बाद राधिका पैसों को देखकर फूल ही नहीं समाती। वाह भाई आरती, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हमारी खेत की सब्जियां तो अब बिकने भी लगी है और पैसे भी आने लगे हैं। माँ, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो अपनी इस ठंडी रसोई में मेरे लिए खीर बना दो ना। और माँ, खीर के साथ पूरी भी बनाना। हाँ बेटा, आज तो खीर पूरी ही बनेगी। दोनों बहुएं बाजार जाकर खीर पूरी का सामान लेकर आती हैं और अपनी ठंडी रसोई में चूल्हे पर खीर और पूरी बनाती हैं। शाम को पूरा परिवार खुश होकर खीर पूरी खाता है। खाना खाते हुए राधिका अपने बेटे से, माखन बेटा, अब तुझे बाहर इस भयंकर गर्मी में जमींदार की गुलामी करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारी अपनी सब्जियों से अच्छे खासे पैसे आने लगे हैं। अब तू भी यही खेत पर हमारे साथ काम कर। अगले दिन से सभी लोग फिर से अपने खेतों में काम करने में जुट जाते हैं। ग्राहक आते हैं और उनकी सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता है और उन लोगों की सब्जियां बेचकर अच्छी कमाई होने लगती है। उधर एक दिन जमींदार अपने आदमी से, भानु, ये माखन और ईश्वर दोनों भाई कई दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ मर गए दोनों? दरअसल सेठ जी, उन लोगों ने तो नदी किनारे जो उनकी बंजर जमीन थी ना, उस पर बहुत शानदार खेती कर ली है और वहाँ पर बहुत अच्छी और ताजी सब्जियां उगी हैं। मैंने खुद देखा है। अच्छा, वो बंजर खेत हरा भरा हो गया। चलो कल ही उनके यहाँ चलते हैं और अपना हिसाब चुकता करते हैं। अगले दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ नदी किनारे उनके खेत पर पहुंचकर राजीव से, राजीव, मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपना पुराना कर्जा याद है या नहीं? जमींदार की बात सुनकर राजीव पिछले दिनों को याद करते हुए, राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो खाट पर बेहोश पड़ी थी। राजीव रुपयों की गड्डी लेकर घर में आते हुए, ईश्वरचंद माखनलाल, तुम्हारी माँ को शहर डॉक्टर को दिखाना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैं अपना घर गिरवी रखकर जमींदार से पैसे ले आया हूँ। हाँ जमींदार जी, मुझे याद है। हाँ तो सुनो, या तो तुम मुझे अभी के अभी मेरे पूरे पैसे दे दो या फिर ये सब्जियों वाला उपजाऊ खेत मेरे नाम कर दो। साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ दिनों का समय दीजिए, हम आपकी पाई चुका देंगे। ठीक है, कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, पर याद रखना, अगर पैसे नहीं मिले तो खेत मेरा होगा। जमींदार ऐसा कहकर चला जाता है। पूरा परिवार इस बात से और दुखी हो जाता है। सभी अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और सब्जियां उगाकर उन्हें बेचते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार अपने 5-6 लठैतों के साथ दोबारा खेत पर आता है। उसे देखकर बाकी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे राजीव के खेत पर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, देखो, इस राजीव ने मुझसे बड़ा कर्जा लिया था और अब मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है। आज मैं इसके ये खेत खाली करवा लूंगा। और सुनो राजीव, इस ठंडी रसोई को भी अभी के अभी खाली करो। यहाँ पर अब मेरा आदमी रहेगा, वो यहाँ खाना बनाएगा और इस खेत की रखवाली करेगा। चलो सब के सब बाहर निकलो यहाँ से। जैसे ही जमींदार के आदमी राजीव को हटाने के लिए अपनी लाठी उठाते हैं, तभी ममता और आरती दौड़ती हुई आगे आ जाती हैं। रुक जाइए, खबरदार, जो हमारे पिताजी पर लाठी उठाई तो आपको हमारे खेत या हमारी इस ठंडी रसोई पर जबरदस्ती कब्जा करने का कोई कानूनी हक नहीं बनता है। ओहो, तो अब ये कल की आई छोकरी मुझे कानून सिखाएगी। हाँ सिखाऊंगी। आपको शायद पता नहीं है, भारतीय दंड संहिता की धारा 441 और 447 के तहत यदि कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे सीधे 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना की सजा हो सकती है। मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। अच्छा, तो तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो कर्जा तुम्हारे ससुर ने लिया था उसे वापस करना भी जरूरी है। हाँ, हमें अच्छे से पता है, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पिताजी ने आपसे जो 2 महीने का समय मांगा था वो समय आज पूरा हो गया है। दीदी लाइए पैसे। ममता अंदर जाती और अपने झोले से नोटों की गड्डियां निकालकर बाहर लाकर जमींदार के हाथ में थमाते हुए, ये लीजिए आपके कर्जे के पैसे, गिन लीजिए इन्हें। अरे तुम लोगों ने सब्जी बेच बेच कर इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए,
लेकिन सुनो, इस पैसे में थोड़ा ब्याज कम है, मुझे पूरा पैसा चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ 2 महीने का समय और दीजिए। आपके बाकी के बचे हुए पैसे भी हम सूद समेत आपको दे देंगे। और जमींदार जी, एक बात याद रखना, अगर इसके बाद आपने दोबारा ऐसी हिम्मत की कि हम पर या हमारे परिवार पर उंगली उठाई या डराने की कोशिश की, तो मैं आपको कोर्ट घसीटूंगी और सीधे जेल की हवा खिलवाऊंगी। अरे वाह, इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। जमींदार को अब तक सब सीधे साधे मिलते थे, अब की बार पढ़ी लिखी बहू मिली है ना, अब समझ में आएगी जमींदार को। हाँ। गांव वालों के ताने सुनकर जमींदार शर्मिंदा और चुपचाप होकर वहां से अपने आदमियों के साथ लौट जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद राजीव और ईश्वर जमींदार के घर जाते हैं और उसके बचे हुए पैसे भी चुका देते हैं। जमींदार जी, ये रहे आपके बाकी के पैसे, अब मेहरबानी करके हमारे घर के असली कागज वापस कर दीजिए। जमींदार चुपचाप अलमारी से निकालकर घर के कागज राजीव को सौंप देता है। राजीव और ईश्वर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। आज हमारा घर और खेत पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया है। अब हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी जमा हो गया है और अब हम इस कच्चे घर को छोड़कर अपनी इसी जमीन पर एक सुंदर और पक्का घर बनाएंगे। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने खेत के पास ही एक सुंदर पक्का घर बना लिया है। उनकी ठंडी रसोई के बाहर ताजी सब्जियों का बहुत बड़ा ढेर लगा है। गांव के बहुत सारे लोग लाइन लगाकर उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं। उनकी सब्जियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। पूरा परिवार बड़ा खुश है और आपस में मुस्कुराते हुए अपना जीवन बहुत खुशी खुशी गुजार रहा है।